कहते हैं कि इंसान की सबसे बुनियादी फितरत है जीते रहना। हर एक जीव मरने से डरता है, लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है जब एक इंसान के लिए सांस लेते रहना उसके मरने के डर से कहीं ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मरना नहीं चाहता, वह बस उस असहनीय दर्द को खत्म करना चाहता है। वह एक ऐसी चीख है जिसे शब्द नहीं मिले। आज हम सिर्फ उस अंधेरे रास्ते की बात नहीं करेंगे जहां कोई हार गया, बल्कि हम उस सफर को भी समझेंगे कि कोई वहां तक पहुंचता कैसे है, वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा था। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हमारे समाज और हमारे भीतर चल रहे उस खामोश युद्ध की है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। क्योंकि कोई भी फैसला अचानक नहीं होता, उसके पीछे सदियों का मनोविज्ञान और एक खामोश सफर होता है। हजारों सालों से हमने आत्महत्या को सिर्फ एक जुर्म या पाप की तरह देखा। 18वीं सदी तक यूरोप के कई हिस्सों में अगर कोई अपनी जान लेने की कोशिश करता तो उसे अपराधी माना जाता था। लेकिन क्या हमने कभी पूछा कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था? एक नाम इतिहास में बहुत अहम है, एमिल दुर्खीम। एमिल दुर्खीम 1997 में उन्होंने किताब लिखी जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि आत्महत्या करने वाला केवल एक निजी फैसला नहीं लेता, यानी आत्महत्या केवल एक निजी फैसला नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज कैसा है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में जब दुनिया मशीनों की तरफ भाग रही थी, समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने एक अजीब पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे समाज आधुनिक हो रहा है, लोग एक दूसरे से टूट रहे हैं। उन्होंने इसे एनोमी कहा, एक ऐसी स्थिति जहां पुराने नियम खत्म हो गए और नए नियम समझ नहीं आए। लोग भीड़ में थे, कारखानों में थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले। यह वह दौर था जब आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि एक सामाजिक बीमारी बनकर उभरी। दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था ढह गई तो रातों रात अमीर लोग सड़कों पर आ गए। उस वक्त सुसाइड रेट अचानक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनके काम और रुतबे से जुड़ी थी। जैसे ही वो छीना, उन्हें लगा उनका वजूद ही खत्म हो गया। तीसरा उदाहरण हम आपको देते हैं संस्कृति और इसके सम्मान और हार के सिद्धांत का। जी हां, सैकड़ों साल पहले जापान में सेपुकु की परंपरा थी। सेपुकु की परंपरा, वहां हार मान लेना या अपमानित होना मौत से भी बदतर था। एक सामुराई के लिए अपनी जान लेना सम्मान की बहाली थी। यहां कारण व्यक्तिगत अवसाद नहीं, बल्कि सामाजिक दबाव था। समाज ने एक ऐसी परिभाषा गढ़ दी थी जहां इंसान का वजूद उसके पद और प्रतिष्ठा से छोटा हो गया था। आज भी जापान के सुसाइड फॉरेस्ट की जड़ें इसी गहरे सामाजिक दबाव में छिपी हैं। धीरे धीरे मानवीय अनुभव का टर्निंग पॉइंट आता है। एक व्यक्ति जब उस मोड़ पर खड़ा होता है तो वह मरना नहीं चाहता, वह बस उस असहनीय मानसिक दर्द को रोकना चाहता है। इसे मनोवैज्ञानिक साइकिक कहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जहां आग लगी हो। खिड़की से कूदना डरावना है, लेकिन पीछे की आग उससे भी ज्यादा खौफनाक है। वह व्यक्ति कायर नहीं है, वह बस उस आग से भाग रहा है। जी हां, इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हमने इसे पाप या अपराध के चश्मे से हटाकर मस्तिष्क के चश्मे से देखना शुरू किया। 20वीं सदी के मध्य तक वैज्ञानिकों ने समझा कि यह सिर्फ कमजोरी नहीं है, यह न्यूरोकेमिकल्स और परिस्थितियों का एक ऐसा घातक मेल है जहां इंसान को लगने लगता है कि भविष्य नाम की खिड़की हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। लोग अक्सर पूछते हैं, उसके पास तो सब कुछ था, फिर क्यों? यहां हमें द इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइड को समझना होगा। मनोविज्ञान की भाषा में कोई व्यक्ति इस चरम कदम तक क्यों पहुंचता है, इसे मुख्य 5 स्तंभों में समझा जा सकता है। ये मुख्य 5 स्तंभ इस प्रकार हैं। पहला है अकेलापन। जब इंसान को लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, भले ही वह भीड़ में हो, लेकिन वह जुड़ाव महसूस
नहीं करता। दूसरा है संकुचित दृष्टि। यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। संकट के समय इंसान का दिमाग एक सुरंग की तरह हो जाता है। उसे सिर्फ अपनी समस्या दिखती है और उसके बाहर की पूरी दुनिया धुंधली हो जाती है। उसे यह महसूस ही नहीं होता कि समाधान मौजूद है। उसे लगता है कि केवल अंत ही एकमात्र रास्ता है। और तीसरा है बोझ होने का एहसास। यह सबसे खतरनाक है। व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरे जाने से मेरे अपनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ज्वाइनर के सिद्धांत के अनुसार इंसान तब सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है जब उसे लगने लगे कि मेरे होने से दूसरों को तकलीफ हो रही है या मैं अपनों पर बोझ हूं। यह एहसास उसे अपनों से दूर कर देता है और वह अपनी मौत को अपनों के लिए एक उपहार समझने लगता है। चौथा है डर का खत्म होना। इंसान का शरीर खुद को बचाने के लिए प्रोग्राम्ड है, लेकिन लंबे समय तक मानसिक दर्द, शारीरिक शोषण या खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत से मौत का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और पांचवा कारण है बायोलॉजिकल इंपल्स। कभी कभी यह रसायनों का खेल होता है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन की भारी कमी इंसान की तर्क शक्ति को कम कर देती है, जिससे वह क्षणिक आवेग में वो कर बैठता है जो वह सामान्य स्थितियों में कभी नहीं करता। जब हम कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली यानी सुसाइड कमिट कर लिया, तो यह किसी अपराध जैसे लगता है, लेकिन असल में यह एक मौत है जो एक लंबी बीमारी या मानसिक टूटन का नतीजा है। जैसे दिल का दौरा पड़ने से जान जाती है, वैसे ही उम्मीद के पूरी तरह से खत्म होने से यह कदम उठता है। आज की दुनिया में हम जुड़े हुए तो हैं, पर साथ नहीं हैं। सोशल मीडिया की चमक में हम अपनी उदासी छिपाना सीख गए हैं। हम अक्सर किसी के जाने के बाद कहते हैं, उसने बताया क्यों नहीं? पर सच यह है कि कई बार वह इंसान चिल्ला रहा होता है, बस उसकी आवाज शब्दों में नहीं, उसकी खामोशी में होती है। वह अपनी पसंद की चीजें छोड़ देता है, वह अपनी बातें समेटने लगता है। हम अक्सर मजबूत बनने के चक्कर में इतने सख्त हो जाते हैं कि टूटने पर आवाज भी नहीं कर पाते। किसी का जाना सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी का अधूरा रह जाना है। अगर आप आज किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां रोशनी नहीं दिख रही, तो बस इतना याद रखिएगा, आपका दिमाग आपसे झूठ बोल सकता है। वह आपको यकीन दिला सकता है कि आप अकेले हैं या आप बोझ हैं, पर सच यह नहीं है। यह सिर्फ उस आग का धुआं है जो आपकी आंखों को धुंधला कर रहा है। इंतजार कीजिए, धुआं छटेगा, बेमन ही सही, आगे बढ़ते रहें, खुद को वक्त दें। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, वह सुबह को नहीं रोक सकता। अगर आप या आपके पास कोई ऐसा है जिसे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, तो बस एक बात याद रखिएगा, यह आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, यह सिर्फ एक कठिन अध्याय है। बात कीजिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि इस दुनिया में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। छोड़ दीजिए दुनिया की सारी चिंताएं, तोड़ दीजिए सारे बंधन और दुनिया घूमने निकल पड़िए। खुद से और नए लोगों से, नए विचारों से रूबरू होइए। उम्मीद है आज के इस गंभीर विषय ने आपको जीवन को फिर से एक नई दिशा में सोचने के लिए उत्सुक किया होगा। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। अपना, अपनों का और इस राष्ट्र का ख्याल रखिए। धन्यवाद।